हेलो एवरीवन। सो आज है तारीख 1 अप्रैल और मैं ट्राई करूंगा पर डे एक वीडियो डालने की मल्टीपल जियो पॉलिटिक्स वाले टॉपिक्स पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इसराइल का। उसमें आपने देखा होगा कि मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रही है और न्यूक्लियर वार्निंग भी मिल रही है। तो एक्चुअल ट्रुथ क्या है इसके बारे में जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों सोचो अगर कल सुबह आप सुबह सो के उठो और पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाता है। हालांकि अभी हमने रिसेंट दिनों में देखा भी है पेट्रोल के प्राइसेस कैसे बढ़े, पेट्रोल नहीं मिल रहा, स्टॉक मार्केट क्रैश होने पे है और भी कुछ चीज़ें मल्टीपल चलती आ रही। तो फिर आप क्या करोगे? उस सिनेरियो में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? और दुनिया भर में एक टेंशन फैल जाता है। तो उस मोमेंट में आप क्या कर रहे होगे? क्या आप जानते हो कि इसका सीधा कनेक्शन के एक कॉन्फ्लिक्ट से ही है? जी हाँ, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है, क्या ये सिर्फ ऐसा है कि दो देशों के बीच की लड़ाई है या फिर ये मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है और या फिर एक ये ग्लोबल वॉर का ट्रेलर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपको समझनी चाहिए ये है कि जो आज जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं या जो हमारा जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ऑपरेशंस की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या ग्लोबल इकोनॉमी जो अनस्टेबल हो रही है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। उसका रीज़न सिर्फ इजराइल वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसके मल्टीपल रीजंस है। वर्ल्ड में एक साथ मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, आपने देखा होगा, और उसके पैरेलल में भी मल्टीपल चीज़ें चल रही है, रेड सी में टेंशन चल रही है और मिडिल ईस्ट में अलग अलग लेवल पर कुछ ना कुछ और चल रहा है, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन ईरान ईरान वर्सेस इसराइल एक सेंट्रल ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। जी हाँ, क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोस को बिल्कुल एक कंट्रोल करके रखता है, उसके पास बैठा हुआ है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, पास आउट हो रहा होता है। अगर यहाँ पर टेंशन बढ़ता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया को प्रॉब्लम होगा, एक रीज़न नहीं, पूरी दुनिया का जो फ्यूल सिस्टम है वो फेल हो जाएगा और डिस्टर्ब भी हो सकता है। आज के वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, जहाँ तक न्यूक्लियर लेवल तक की चीज़ें हम समझाने का ट्राई करेंगे, फैक्ट्स के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ और फ्यूचर के जो फ्यू प्रडिक्शंस हम कह सकते हैं उनके साथ, जो भी उसका पॉसिबल आउटकम है उसके साथ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में काफ़ी कुछ है आपके लिए, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि इंडिया इस सिचुएशन में क्या कर सकता है और एक जो आम आदमी है वो क्या कर सकता है। उसमें ऐसा है कि थोड़ा सा जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसके बारे में आप भी रिसर्च करिए, तो आप जब रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओवरऑल इसमें क्या है कि जो बेसिक मिडिल क्लास इंसान होता है वही सफ़र कर रहा होता है। ईरान और इसराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की एक डायरेक्ट वॉर जो चलने पे आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्ट वॉर है, बल्कि एक शैडो वॉर है जो डिकेड से चली आ रही है। इसका कुछ भी अभी तक प्रॉपर सोल्यूशन मिल नहीं पाया है। ये लड़ाई आइडियोलॉजी, रिलीजन और पावर तीनों की मिक्सचर है। इसराइल एक जेविश स्टेट है जबकि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक जो इसराइल को ओपनली अपोज करता है। और उसमें आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ है। मैं उसे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, उसे आप देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। दोनों कंट्रीज डायरेक्टली अपने चीज़ों पे लगी हुई हैं, अपनी चीज़ों पे अड़ी हुई हैं। ये हार्डली कभी रेयरली लड़ते हैं, लेकिन प्रॉक्सीज और इनडायरेक्ट अटैक्स के थ्रू एक दूसरे को टारगेट करते हैं, डिस्टर्बेंस बना कर रखते हैं। सो ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी आपको समझ में आएगा कि जब जैसे कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा होता है तो उस सिचुएशन में इंसान क्या कर रहा होता है, बिकॉज गाड़ी उसमें चलेगी। ये ऐसी चीज़ है जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, पसीना आ रहा है मेरे फेस पे, तो ये एडजस्टेबल है, ऐसा नहीं है कि एडजस्ट नहीं हो सकता। बट जो फ्यूल्स वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉन एडजस्टेबल है। किसी इंसान को कहीं जाना है, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज है, वो इंसान क्या करेगा? उसके पास तो कुछ ऑप्शन बच नहीं रहे। उस सिनेरियो में जो ईरान इसराइल की जो वॉर चल रही है, इसे एंड कराना बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी बन गई है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर बहुत लंबा इम्पैक्ट कर सकता है। इसमें यूएसए, रशिया और चाइना जैसे देश भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं। ये एक ऐसा टेंशन जोन है जहां कभी भी सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है और इसका अगर जल्दी से जल्दी सोल्यूशन नहीं देखा गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर इसमें फुल स्केल वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में है, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, शेडो वॉर ज़्यादा डेंजरस होता है या डायरेक्ट वॉर? अगर हम हिस्ट्री की चीज़ें देखें तो 1979 से पहले से ऐसा है कि
ईरान और इसराइल के रिलेशन जो थे बहुत ही नॉर्मल थे। उसमें ऐसा था कि जो शाह थे ईरान के, सो शाह ऑफ ईरान के टाइम दोनों कंट्रीज़ जो थी कोऑपरेट करती थी प्रॉपर तरीके से। लेकिन 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि सेम है, सब कुछ बदल गया। जी हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई। लेट आयतुल्ला खमेनी ने इसराइल को इलीगल स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। तब से ईरान ओपनली इसराइल के जो अगेंस्ट है वो खड़ा हो गया। उसमें बिल्कुल अभी तक कोई सोल्यूशन मिल नहीं पाया है। ईरान ने फ़लस्तीन कॉज को बिल्कुल सपोर्ट किया हुआ है और इसराइल के एनिमीज़ को बिल्कुल बैकिंग पे लगाया हुआ है, उनको बैकिंग दे रहा है। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश धीरे धीरे मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक तरीके से राइवलरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। आज की डेट में अगर आप बात करोगे बहुत बड़े लेवल पे, तो आज की डेट में दोनों एक दूसरे को एसेंशियल थ्रेट मानते हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एज इन अभी जैसे आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, पाकिस्तान ने बोला कि हम समझौता कराएंगे, पर रियलिटी क्या है? इसी वजह से टेंशन कभी कभी ख़त्म नहीं होती। क्या आपके हिसाब से आइडियोलॉजी मतलब ऐसा होना चाहिए कि वॉर्स कभी ख़त्म हो सकते हैं? मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है एनर्जी के लिए और मल्टीपल चीज़ों के लिए। यहाँ हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व्स है, बट स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे कि कुछ जो की पॉइंट्स हैं जहाँ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है, कंट्रोल होता है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑयल प्राइसेस इतने ज़्यादा इंस्टेंटली स्काई रॉकेट टाइप बन जाते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता। ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ज़्यादा डेंजरस हैं क्योंकि ये रीज़न ऐसा है कि ऑलरेडी अनस्टेबल है और जो वॉर होती जाएगी तो और अनस्टेबल होता ही जाएगा। गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने देखा अभी कहीं ना कुछ धमकी मिल रही है, कंटिन्यूस थ्रेट मिल रहे हैं। सो ये दोनों अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है जहां एक छोटी सी क्लैश ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है और बहुत ही बड़े लेवल पर सबको नुकसान मिल सकता है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली। इसी वजह से दुनिया भर के जो कंट्रीज है इसी रीजन को क्लोजली मॉनिटर करने में लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऑयल ही आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑयल ही की आज वॉर हो रही है, ये इसी की वजह से सारा जितना तामझाम है यही है। ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर यूज़ करता है, मतलब डायरेक्ट वॉर के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाता है, मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूज़ करता है। और वहाँ इसराइल देखा जाए, इसराइली एजेंसी देखा जाए, इसराइल हाई अटैक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। एडवांस जेट्स हैं उसके पास, साइबर वॉरफेयर करता है, प्रिसीजन उसके सही होते हैं, स्ट्राइक्स यूज़ करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़े लेवल पे देखोगे तो मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है। ये अभी ऐसा है, डिसेप्शन टैक्टिक्स वाली बातें हैं, यानी धोखे की स्ट्रेटजी भी यूज़ होती है कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर टाइप होती है। सो आज की डेट में उसे हम धोखा नहीं बोलेंगे, उसे हम यही बोलेंगे कि प्लानिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन। ईरान और इसराइल दोनों कभी ना कभी ऐसा है बैटलफील्ड पर फेक स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते रहते हैं। जैसे इन्फ्लेबल टैंक्स, हवा से भरे हुए नकली टैंक्स होते हैं, या तो आपने देखा होगा डमी मिसाइल जो पार किए होते हैं, या रबर के जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं। तो सेटेलाइट से अगर आप इनको मॉनिटरिंग करोगे तो आपको ढंग से इसकी मॉनिटरिंग समझ में नहीं आएगा, आपको सब रियल लगेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेक बेसेस भी उन्होंने पेंट किए हुए हैं। इसका पर्पस क्या होता है? एनिमी को कंफ्यूज करना, उनको गुमराह करना, ताकि वो अपनी जो ऑपरेशन रेडीनेस है वो प्रिपेयर कर पाए ढंग तरीके से, और वो अपनी एक्सपेंसिव मिसाइल्स और बॉम्ब्स को वेस्ट करने के बजाय साइड में रखे बचा के और फेक मिसाइल्स दिखाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक मिसाइल की कॉस्ट करोड़ रुपए आती है तो वो एक फेक टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ऐसा ये प्रिटेंड करके बताते हैं। बट एक्चुअल में कहानी कुछ और होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है। तो रियल में जो आर्मी है सेफ रहती है, और जो एनिमी टेरेटरी है उनमें घुसने की मल्टीपल प्लानिंग चलती रहती है। इसे कहते हैं लो कॉस्ट वर्सेस हाई कॉस्ट वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। ये मल्टीपल कंट्रीज यूज़ करती हैं ये टैक्टिक्स। स्पेशली ईरान ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, आज की डेट में तो वही यूज़ कर रहा है। लेकिन इसराइल भी बिल्कुल इंटेलिजेंस में पीछे नहीं है, इंटेलिजेंस, डिसेप्शन और कैमोफ्लेज में बिल्कुल एक्सपर्ट है। मतलब कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि पावर की है, मल्टीपल चीज़ें हैं पावर के बिसाइड में। इसमें है माइंड गेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान का फोकस सर्वाइवल और एग्जॉस्ट करना है एनिमी की पूरी पावर को, जबकि इसराइल का फोकस है क्विक डिसिसिव स्ट्राइक करना, ड्रोन के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू। इसराइल इंटेलिजेंस और सरप्राइज अटैक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ईरान। ईरान गोरिल्ला स्टाइल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, जो कि अभी मैंने मेंशन किया।
ये दोनों कंट्रीज़ के अप्रोच कम्प्लीटली ऐसा रहता है, अपोज़िट है। इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अनप्रेडिक्टेबल बनता जा रहा है, किसी कंट्रीज़ को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, दोनों अपनी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूज़ करने में लगे हुए हैं। और ऐसा है, ईरान के पास मैन पावर ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं, मल्टीपल उनके पास रिजर्व्स हैं। इसराइल के पास छोटी आर्मी है, लेकिन हाईली कम्पीटेड है, हाईली ट्रेंड है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करोगे तो बेटर है। इसराइल का डिफेंस बजट ईरान से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ईरान क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जबकि इसराइल क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सो इसमें अगर आप अच्छे लेवल पे समझोगे, ईरान के पास लार्ज ग्राउंड फोर्सेस हैं, जबकि इसराइल के पास एडवांस इंटीग्रेटेड फोर्सेस हैं, एडवांस वेपन्स हैं, जिससे वो हमला कर सकता है। दोनों कंट्रीज़ के पास स्ट्रॉन्ग कमांड स्ट्रक्चर भी है। जी हाँ, इसका मतलब ऐसा है कि वॉर्स के केस में ईरान लॉन्ग टाइम फाइट तो कर सकता है, डिले करवा सकता है, जबकि इसराइल जो है फास्ट रिस्पॉन्स देता है, तुरंत ख़त्म कर देता है। ये बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरेस्टिंग बना देता है। सो इस बारे में आपका क्या है? आपको भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपनी चीज़ों में, चैट जीपीटी में एक्सप्लोर करना चाहिए जितना भी मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको भी जियोपॉलिटिक्स बेटर लेवल पे समझ में आए। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, वॉर में नंबर ज़्यादा मैटर करते हैं, लोग मैटर करते हैं, ग्राउंड फोर्सेस ज़्यादा मैटर करती है, टेक्नोलॉजी मैटर करती है, या व्हाट एग्जैक्टली? इसराइल की एयरफोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट एयरफोर्स है। हमने यूएस की ही बहुत सारी शिप्स देखी हैं, बहुत सारे जेट्स देखे हैं, बट इसराइल के पास भी बहुत कुछ है जो काफ़ी कुछ हिडन है। उनके पास F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स भी हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ईरान के पास ओल्डर जेट्स हैं जैसे F-14 और MiG-29। तो इसराइल और इसमें ऐसा है कि इसराइल और सुपीरियर पोजीशन में आ जाता है। इसराइल एयर सुपीरियरिटी ईजिली अचीव कर सकता है इन नो टाइम। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम पर सबसे ज़्यादा उनको भरोसा है। सो ऐसे में चीज़ें बदलती हैं। ईरान प्रिसीजन बॉम्बिंग पे एक्सपर्ट है, और ईरान नंबर्स और मिसाइल्स बैकअप यूज़ करता है। मल्टीपल बैकअप सिस्टम है उसके पास। एयर कॉम्बैट में इसराइल क्लियरली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यहाँ पर बात आती है ईरान के डिफेंसिव सिस्टम की, डिफेंस टैक्टिक्स की। सो उससे वो बैलेंस क्रिएट करके चलता है, जो बोलते हैं ना, बैलेंस बना रहना चाहिए। दैट इज़ द ऑल द गेम। ईरान की नेवी गल्फ रीजन में स्ट्रॉन्ग है, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से रखती है। यहाँ बात करते हैं इसराइल की नेवी की। इसराइल की नेवी छोटी है, लेकिन एडवांस सबमरीन्स रखती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान स्वैम्प टैक्टिक्स यूज़ करती है ताकि स्मॉल बोट्स के थ्रू अटैक किया जा सके। इसराइल स्ट्रेल्थ और प्रिसीजन यूज़ करता है। तो ये थी इसकी सारी चीज़ें हैं। सी कंट्रोल ईरान के पास बेटर है, रीजनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल की, ग्लोबल प्रोजेक्शन इसराइल का बेटर है। ये नेवल ट्रेड के लिए क्रिटिकल है। अभी हमने देखा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एलपीजी की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो मल्टीपल चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। ईरान के पास लार्ज आर्मी एंड टैंक्स है। इसराइल के पास मॉडर्न टैंक्स, जैसे कि आप देखोगे, अगर मैं टैंक का नाम रिकॉल कर पाऊँ तो मरकावा है। तो वो बहुत ही गेम चेंजर है। इसराइल में कंपलसरीली मिलिट्री सर्विस आपको देनी ही देनी है, बट ऐसा इंडिया में नहीं है। आई बिलीव इंडिया में भी ये सब होना चाहिए ताकि डिसिप्लिन बन सके। इसलिए ऑलमोस्ट हर सिटीजन वहाँ पर ट्रेंड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इसराइल के सोल्जर्स हाईली ट्रेंड है। ईरान नंबर्स पे प्रेशर चेक करता है, क्रिएट करता है, प्रेशर बना के रखता है कि हमारे पास ये नंबर है XYZ, बट रियलिटी कुछ और भी होती है। इसराइल टेक्नोलॉजी और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन यूज़ करता रहता है, और ग्राउंड वॉर में टेरेन का भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ईरान माउंटेनियस रीजन का एडवांसमेंट लेकर चलता है, उनका एडवांटेज पोजीशन में रहता है। इसराइल का ऐसा है कि रैपिड डिप्लॉयमेंट में स्ट्रांग है। दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो अगर आप थोड़ा सा इसे देखते जाओगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ईरान के पास लार्ज मिसाइल सिस्टम्स हैं और मिसाइल आर्सनल्स हैं। जैसे कि एक बात मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे शहाब शहजिल खोरमस, जो मैं नाम याद कर पा रहा हूँ, खोरमस जैसे मिसाइल्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में और रिसर्च करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बिकॉज बोलने पे उतना क्लियर नहीं हो पाता है। मेरे भी प्रोनाउंसिएशन इतने एग्जैक्टली नहीं हो सकते, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन। फतेह मिसाइल्स प्रिसीजन अटैक्स के लिए यूज़ होते हैं। ईरान की बात करोगे आप, ईरान मिसाइल्स को डिफेंसिव के रूप में यूज़ कर रहा होता है। ये मिसाइल्स इसराइल तक ईजिली रीच कर सकते हैं। सो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल टर्म्स है। ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली अपग्रेड करता रहता है। उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा यही है। और इसराइल के पास
मतलब जैसे कि ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, जैसे एक मिसाइल का अगर मैं नाम आपको बताऊँ, जेरिको मिसाइल है। उनकी एक सीरीज़ है जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ ही एनेबल्ड होती है, ऐसा भी माना गया है। इसराइल के मिसाइल्स हाईली कॉम्पिटेंट हैं, हाईली एक्यूरेट हैं, ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए ही डिज़ाइन हुए हैं। मींस जो ऑन द स्पॉट, उन्हें एक स्पॉट अगर डिसाइड करना है तो उस स्पॉट से भी वो हमला कर सकते हैं। इसराइल की जो मिसाइल डिफेंस के साथ ऑफेंसिव सिस्टम भी है, वो भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब भी कुछ भी अटैक हो रहा हो या कुछ भी है, तो एक बहुत ही बड़ा डिटरेंस क्रिएट करके रख देता है। इसराइल अपनी कैपेबिलिटीज़ ओपनली रिवील नहीं करता, दैट्स वाई काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है क्या है उसके पास। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ताकि अच्छा खासा मेंटेनेंस बना रहे। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बैटलफील्ड के लिए यूज़ होते हैं, और अगर आप बात करोगे मीडियम रेंज, जो रीजनल टारगेट्स होते हैं उनको ईजिली हैंडल किया जा सकता है। और लॉन्ग रेंज की तो बिल्कुल बात अलग है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होते हैं। सो जितना मैंने आपको टेक्नोलॉजिकल टर्म्स बता दिए वगैरह वगैरह, आप थोड़ा सा यूज़ करोगे अपना इंटरनेट तो आपको बेटर समझ में आएगा। ईरान के मिसाइल जो हैं क्वांटिटी में ज़्यादा है, इसराइल के जो मिसाइल्स हैं वो एक्यूरेसी में ज़्यादा बेटर है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा वॉर? तो ओवरऑल बस यही है कि सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब मल्टीपल है उसमें। ये ड्रोन्स हाई डिसीजन और हाई प्रेसिजन पे भी मल्टीपल कंट्रीज़ के ड्रोन्स वर्क करते हैं। सो ओवरऑल इफ़ यू गेट टू नो मोर अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड ऑल, सो आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। हालांकि कुछ दिन बाद मैं थोड़ा सा और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओवरऑल ट्राई मैंने यही किया इस वीडियो में कि कैसा क्या है, पीस आउट बना रहे सिस्टम में, ताकि वो चीज़ें बेटर चलती रहें और किसी को भी, कोई भी कंट्री को प्रॉपर ऐसे कोई कोऑर्डिनेशन ना बिगड़े। इससे डायरेक्ट वॉर अवॉइड होता है, लेकिन टेंशन तो बनी रहती है। इसलिए मल्टीपल कंट्रीज़ को, इवन यूएन को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, ताकि और वो बेटर एक्सप्लेन कर पाए। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने का भी एक अंदाज़ा माना जाता है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने पे लगा हुआ है, पर ये सबसे ज़्यादा एक उसका डेंजरस एस्पेक्ट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वट एवर आई ट्राइड, इट इज़ जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। कुछ दिनों बाद मैं ब्रीफ में कवर करूँगा रिगार्डिंग ऑल द ड्रोन्स एंड ऑल। थैंक यू। जय हिंद।